प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं गणित। इसके पहले हमने गुणज के बारे में पढ़ा है। आज हम जानने वाले हैं गुणनखंड के विषय में। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है 12। 12 एक संख्या है और 12 को जो है यहाँ पर बिंदी के रूप में, एक वस्तु के रूप में बता दिया गया है। 12 यहाँ पर मान लो ये बिंदी है, या आप गेंद भी मान सकते हो या बटन, कुछ भी माने। अब यहां पर यह पूछा जा रहा है कि इसको कितना बंटवारा करोगे, कैसे विभाजित करोगे, किससे किससे भाग दोगे। एक ही शब्द है बच्चों, किससे किससे भाग देना, किससे किससे विभाजित करना। ठीक है, ये एक ही चीज है। बंटवारा करना, विभाजित करना यानी बंटवारा करना, कि पूरा का पूरा बंटवारा हो जाना चाहिए, शेष नहीं रहना चाहिए। शेष नहीं रहना चाहिए मतलब शेष शून्य रहना चाहिए प्रत्येक स्थिति में। ठीक है, यहां पर एक एक का बंटवारा कर रहे हैं 12 वस्तुओं को, तो आराम से एक से तो हर कोई बढ़ जाता है, मतलब एक के पहाड़ा में तो हर कोई रहता है। ठीक है, एक ऐसी संख्या है जो हर किसी संख्या को बराबर संख्या में वो बांट देगी, और उत्तर भी उतना ही आना है जितना वो संख्या है ना। आप देखते नहीं हो, एक के पहाड़ा में पूरे हर संख्या शामिल होते हैं। दूसरा चीज, दो दो का हम बंटवारा करें तो भी हो रहा है। ठीक है, और दो दो का बंटवारा कर रहे हैं तो कितना बंटवारा हो रहा है? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 12 जो संख्या है वो 6 बंटवारा हो रही है दो दो का हिस्सा करने पर। इस प्रकार से 3 से भी हो रही है। ठीक है, 3 3 भाग हम करें तो 4 हिस्सा हो रही है। 3 3 का वो करें तो 4 4 का करें तो 3 हिस्सा हो रही है। 6 6 का करें तो 2 हिस्सा होगी। और फिर 12 का भाग यदि एक ही बंटवारा करें, मतलब पूरा का पूरा एक ही जगह में शामिल करें, तो ये एक होगी। इसलिए तो कहते हैं कि एक के पहाड़ा में सभी शामिल है, और वो स्वयं संख्या अपने पहाड़ा में वो स्वयं मौजूद रहती है। इस चीज को हम जानते हैं, ये सब चीज। तो यहां पर बताने वाली चीज ये है बच्चों कि 12 के लिए हम देख रहे हैं कि क्या क्या कितना कितना बंटवारा हो जा रहा है। मतलब गुणा के रूप में गुणनखंड, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, खंड है, भाग है, गुणा के रूप में, है ना। कितने कितने संख्या से आप बंटवारा कर सकते हो, कितने कितने संख्या से बंटवारा कर सकते हो। तो आपको क्या पता चल रहा है कि 1 से बंटवारा हो सकता है, 2 से, 3 से, 4 से भी हो रहा है पूरा पूरा, 6 से हो रहा है, और स्वयं संख्या 12 से भी हो रहा है। इन संख्याओं से हम जब बंटवारा कर रहे हैं तो शेषफल शून्य बच रहा है, मतलब पूरा का पूरा बंटवारा हो जा रहा है। तो ये सभी संख्याएं गुणनखंड कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? गुणनखंड। 12 की गुणनखंड। तो किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या है जो उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। शर्त क्या? पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए, पूरा का पूरा भाग जाना चाहिए, तो वो होता है गुणनखंड। तो 6 के गुणनखंड 6 को जो है, अब 6 कोई संख्या है, उसको पूरा का पूरा बंटवारा करेंगे तो 1 से और 6 से तो होगा ही। ये दो चीजें आप शामिल कर ही लेंगे उसके गुणनखंड में, एक तो 1 को और वो स्वयं संख्या को, है ना। कोई भी संख्या का गुणनखंड 1 होती है और वह संख्या स्वयं भी उसकी क्या होती है? गुणनखंड होती है। अब हम देखते हैं कि 6 को जो है 2 से भी भाग दे सकते हैं और 3 से भी भाग दे सकते हैं, माने 2 2 का बंटवारा भी कर सकते हैं और 3 3 का भी बंटवारा कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर 6 बिंदी कर दे रहा हूँ, आप देख रहे हो कि 2 2 का भी बंटवारा करेंगे तो भी पूरा का पूरा भाग हो जाएगा, या नहीं तो 3 3 का भी बंटवारा करें तो ये पूरा का पूरा
भाग जा रही है। और इसको और सरल रूप से ये भी बोल देते हैं इसलिए कि 6 किसके किसके पहाड़ा में शामिल है, तो फिर और बात आसान लगती है। तो ये इस प्रकार से 8 का गुणनखंड देखें तो 1 और 8 तो रहेगा ही इसका गुणनखंड, साथ में 2 में भी जाता है, 3 में नहीं जाएगा क्योंकि 3 के हम देखें तो 2 बंटवारा होगा और 2 छूट जाएगा, 4 में जाएगा, ठीक है, तो 2 4 ये और भी इसके गुणनखंड हैं, 1 और 8 तो हैं ही। तो इस प्रकार से बच्चों आप गुणनखंड क्या है ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है वही दी गई संख्याओं के गुणनखंड होंगे। और गुणनखंड को बोलते हैं अपवर्तक, गुणज को बोलते हैं अपवर्त्य। अपवर्त्य और सबसे छोटा अपवर्त्य लिखा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा अपवर्त्य लिखा नहीं जा सकता। ये हमने अपलोड कर दिया है इस वीडियो को। और यहाँ पर गुणनखंड को बोलते हैं अपवर्तक, सबसे छोटा जो अपवर्त्य होता है वो लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो कि गुणनखंड को अपवर्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक। मतलब यहाँ पर एक उदाहरण दें कि 3 8 का गुणनखंड है या नहीं, क्योंकि 8 में से 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 2 शेष ये तो पहले भी हमने चर्चा कर दिया, इसलिए गुणनखंड नहीं है। 36 6 का गुणनखंड है कि नहीं? 6 6 का 36 है, ठीक। इसके लिए उदाहरण और कहाँ है महत्तम समापवर्तक के लिए, आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे। अच्छा, अब ये आ रही है कि आपको अभाज्य संख्या को समझनी होगी। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, मतलब कौन कौन सा? एक तो एक रहेगा ही रहेगा और वो सम संख्या, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं जाती। जैसा कि 2 है, 3 है, 5 है, इसका हम देखें तो 2 के लिए 1 और 2 रहेगा, 3 के लिए 1 और 3, 5 के लिए 1 और 5 रहेगा। तो ऐसी संख्याएं जो है क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य मतलब भाज्य यानी किसी दूसरे संख्या से वो भाग चली जाएं, लेकिन अभाज्य संख्या माने किसी और दूसरे संख्या से भाग नहीं जाती, या ये कहें कि उनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, तो वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। लेकिन ऐसी संख्याएं जिनकी 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसा कि 4 4 के जो है देखें हम गुणनखंड में तो 2 गुणित 2 होता है, और 2 एक अलग संख्या हो गई, 1 और 4 के अलावा भी, तो ये 2 4 का क्या है? गुणनखंड है, तो इसलिए 4 क्या है? भाज्य संख्या हुआ, ठीक है। अच्छा, ठीक, यहां पर आते हैं महत्तम समापवर्तक। यहां पर देखिए कि आपको जो है अपवर्तक लिखने हैं। क्या लिखने हैं? अपवर्तक। जैसा कि यहाँ पर 12 दिया है, तो 12 जो है किससे किसके पहाड़ा में आता है, या किससे किससे जो है पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो वो उसका क्या कहलाता है? अपवर्तक। उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित करते हैं। तो 12, 1 और 12 तो रहेंगे ही, इसकी गिनती तो है नहीं। हम ये देख रहे हैं कि 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ये भी क्या है? इसके अपवर्तक हैं। लेकिन बात ये हो रही है बच्चों कि इसका बड़ा अपवर्तक क्या है? 12 का, 12 का बड़ा अपवर्तक वो स्वयं संख्या। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक क्या होता है? वो स्वयं संख्या। मतलब 12 है तो 12 का अपवर्तक जो सबसे बड़ा अपवर्तक रहेगा वो क्या रहेगा? वो खुद 12 ही रहेगा। 18 का 18 पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन प्रश्न ये पूछता है कि जब दो संख्याओं का हम पूछें, जैसे कि 12 और 18 का समापवर्तक, समान अपवर्तक जो दोनों में शामिल हो, 12 का भी वो अपवर्तक होना चाहिए
और 18 का भी। तो ये जैसा कि हम देखें कि 18 के लिए 1 और 18 तो रहेगा ही, साथ में 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, ठीक है? और देखते हैं कि 6 तिया 18 भी होता है और 9 दूनी 18 भी होता है। तो ये भी संख्याएँ हैं जो इसके अपवर्तक हैं 18 के। और 12 का भी देखिए, 12 का अपवर्तक में हम देखें तो क्या-क्या शामिल है? 12 के में अपवर्तक में 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो हम दोनों में देख रहे हैं ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के अपवर्तक हैं। तो आपको पता चलेगा कि 1 है, फिर 2 भी है, 3 भी है और देखें तो 6 भी है। और ऐसी कोई अपवर्तक नहीं है जो दोनों में शामिल हो। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि 6 जो है सबसे बड़ा है, महत्तम है, सबसे बड़ा। इसलिए 12 और 18 का जो समापवर्तक है, समान रूप से समापवर्तक यानी हो गया गुणनखंड, समान गुणनखंड है, वो क्या है? 6 है। तो इस प्रकार से हम उत्तर निकालते हैं। यहाँ पर देखिए 16 का अपवर्तक और 20 का अपवर्तक दिया है जो दोनों में समान है। 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर हम देखते हैं अब इसके बाद समापवर्तक तो नहीं है। समापवर्तक यानी समान अपवर्तक जो दोनों में हो, तो 4 ही क्या हो गया? सबसे बड़ा समान अपवर्तक हो गया, मतलब महत्तम समापवर्तक हो गया वो, यानी सबसे बड़ा समान अपवर्तक, सबसे बड़ा समान गुणनखंड। तो ये है बच्चों, आप इसके पहले लघुत्तम समापवर्तक के विषय में समझे, आज जो है महत्तम समापवर्तक के विषय में आप लोगों ने जाना। ठीक है, इसके अलावा भी आपने भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है इसको भी आप लोगों ने अभी समझा होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई गणितीय अवधारणा में।